Everyone, welcome to jrf.com. I hope you all are perfectly fit and fine and you are being regular with the studies. आज की वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे अपना दैट इज बैंकिंग, जो कि हमारे एन टी नेट जे आर एफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली क्या स्ट्रक्चर है हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं, ऑल द डिफरेंट सेगमेंटेशंस, कैटेगराइजेशंस, हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग. तो आज ये सारे बेसिक और इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स आज की वीडियो में मैं कवर करूँगी. But as you all know, before I start the video, please do like, share and subscribe the channel and be regular with the channel for all the latest updates. Let's proceed with today's video and start today's topic. सबसे पहले बात करते हैं आज बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया के बारे में. अगर हम इसको समझना चाहें तो देखो, बैंकिंग कुछ ऐसा नहीं है जो आप पहली बार देख रहे हो या ऐसा कुछ टर्म नहीं है जिसको आप पहली बार सुन रहे हो. बैंकिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, अभी तो जैसे मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी वर्किंग और मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी स्टडिंग, तो इट इज़ वेरी फ्रीक्वेंट कि हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं. इसके पहले भी जब हम छोटे भी थे तब भी हमें मतलब कहीं ना कहीं एक आइडिया होता था कि बैंक्स बेसिकली होते क्या हैं. लेकिन हमारी नॉलेज में जो दो बेसिक फंक्शंस होते हैं बैंकिंग के एज अ ले मैन, वो हम यही समझते हैं कि बैंक्स सिर्फ हमें इन्वेस्टमेंट्स में हेल्प करती हैं और लोन प्रोक्योरमेंट में हेल्प करती हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, और भी कई सारी फंक्शंस हैं जो बैंक्स हमें प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, इसमें चाहे हम इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ ले सकते हैं या फिर जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो बैंक्स प्रोवाइड करती हैं, देन सेफ्टी लॉकर फैसिलिटीज़. देयर आर एन नंबर ऑफ फंक्शंस जो कि बैंक्स प्रोवाइड कर रही हैं. और आज के टाइम में, आज के सिनेरियो में तो ये जो फंक्शंस है वो और भी ज़्यादा वाइडन होते जा रहे हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की मेन टॉपिक. द बैंकिंग सेक्टर इज़ द लाइफ लाइन ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी. The banks play an important role in mobilization of deposits and disbursement of credit to various sectors. राइट, ये जो पैराग्राफ लिखा है, ये जो लाइंस लिखी हैं, ये कहीं ना कहीं बेसिक फंक्शंस हैं बैंकिंग का जो हमें ऑलरेडी पता है. क्या बैंक्स का मेन जो रोल है वो है डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करना और साथ ही साथ क्रेडिट को डिस्पर्स करना इन द फॉर्म ऑफ लोन्स टू वेरियस सेक्टर्स. ठीक, अब बात कर लेते हैं हम हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम. ये जो हिस्ट्री एंड ग्रोथ है इंडियन बैंकिंग सिस्टम का, ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है. फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3. सबसे पहले देख लेते हैं फेज़ 1 में क्या है. इट इज़ द अर्ली फेज फ्रॉम 1786 टू 1969. In the mid 19th century, East India Company established Bank of Bengal 1809 में, Bank of Bombay 1840 में, Bank of Madras 1843 में. इनके डेट्स प्लीज़ याद रख लेना, बिकॉज कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इनको ऑर्डर में इन बैंक्स को अरेंज करना होता है. राइट, These three were later merged in 1920 as Imperial Bank of India, which had European shareholders. इन तीनों बैंक्स को मर्ज करके, ये भी एक तरह से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किन बैंक्स को मर्ज करके बनाया गया था. तो कौन कौन सी बैंक्स थी वो? बैंक ऑफ बंगाल जो कि 1809 में फॉर्म हुई थी, बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि 1840 में फॉर्म हुई थी, और बैंक ऑफ मद्रास जो कि 1843 में फॉर्म हुई थी. ठीक, आगे बढ़ते हैं फेज 2 की तरफ. नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन बैंक्स एंड अप टू 1991 प्रायर टू इंडियन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स. 1991 तक का जो फेज़ है वो फेज़ 2 में कवर होगा. 1940 इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स थे, कह सकते हैं जो रेवोल्यूशनरी ईयर्स थे, वो मैंने यहाँ पे जॉट डाउन करके लिखे हैं सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू रिमेंबर. ये भी ये समझ सकते हैं आप कि ये भी एक तरह से क्वेश्चन के फॉर्म में आ चुका है एग्जामिनेशन में कि आपको इन इवेंट्स को सीरियल ऑर्डर में अरेंज करना था. दैट कैन बी एनीथिंग लाइक फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप. तो सबसे पहले 1949 में क्या हुआ था? बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट इनैक्ट हुआ था. ये ईयर भी है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, 1949. ठीक, 1955 में क्या हुआ था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज करके जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था, उसको नेशनलाइज कर दिया गया था एसबीआई एक्ट 1955 के अंदर. और 1955 के बाद से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं. 1959 में जो 7 सब्सिडरीज थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, उनको नेशनलाइज कर दिया गया था. 1961 में इंश्योरेंस कवर वॉज एक्सटेंडेड टू डिपॉजिट्स. इंश्योरेंस कवर, जो भी डिपॉजिट्स द कॉमन पब्लिक इज इन्वेस्टिंग इनटू द डिपॉजिटिंग इनटू द बैंक्स, उसके लिए इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया गया था.
1969 में सबसे पहला नेशनलाइजेशन फेज था जिसमें मोस्ट ऑफ द बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। 1971 में क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन क्रिएट किया गया था। 1975 में आरआरबीज को सेटअप किया गया था और 1980 में 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। ये बहुत अच्छे से याद रख लेना। 1980 जो था वो सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन था, 1969 जो था वो फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन था। और ये जो 6 बैंक्स जो 1980 में नेशनलाइज की गई थी उनका नाम क्या था? कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये वो 6 बैंक्स हैं जिनको 1980 में सेकेंड फेज में नेशनलाइज किया गया था। अब बढ़ते हैं फेज 3 की तरफ, जो कि न्यू फेज ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, यानी कि जो 1991 के बाद का जो फेज है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 2 प्रोमिनेंट ईयर्स थे। इस फेज की एक खास बात ये थी कि इंडियन फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का कह सकते हो ओरिजिन इसी फेज से हुआ था। 1991 में लिबरलाइजेशन ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस, 1991 में जैसे आपको पता है कि हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आई थी, तो ये पॉलिसी कहीं हद तक बैंक्स के लिए भी रेगुलेट की गई थी, तो लिबरलाइजेशन ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस। और 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया वॉज मर्ज्ड विद पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो ये 2 ईयर्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर जो रेगुलेट करता है इन 3 प्रॉपर हेड्स को, कमर्शियल बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक्स को और कोऑपरेटिव बैंक्स को। अब कमर्शियल बैंक्स में क्या सेगमेंटेशन है? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में एसबीआई और बाकी के नेशनलाइज्ड बैंक्स आते हैं, प्राइवेट सेक्टर में इंडियन और फॉरेन आते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स में सबसे पहले आएगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर आएगा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर आएगा प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज। ये भी कह सकते हो कोऑपरेटिव बैंक्स वाले भी एक तरह से सीक्वेंस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है आपको कि यू हैव टू सिंपली अरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कमर्शियल बैंक्स की। कमर्शियल बैंक्स आर एस्टैब्लिश्ड विद एन ऑब्जेक्टिव टू हेल्प बिजनेसमैन कलेक्ट मनी फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड गिव शॉर्ट टर्म लोन्स टू बिजनेसमैन। कमर्शियल बैंक्स का बेसिक काम क्या है? बिजनेसमैन को हेल्प करना, जनरल पब्लिक से पैसे कलेक्ट करना और शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करना बिजनेसमैन को। इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस वाला एक कंडीशन होगा जहाँ पे मेजर शेयर होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट के पास है, और प्राइवेट सेक्टर में मेजर शेयर होल्डिंग प्राइवेट प्लेयर्स के पास होती है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में हमारा एसबीआई आएगा और बाकी के हमारे जितने नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं जो अभी करेंटली वर्क कर रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमारा इंडियन बैंक्स और फॉरेन बैंक्स आएगा। इंडियन बैंक्स वो बैंक्स जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुए, जिनका हेड ऑफिस इंडिया में है। फॉरेन बैंक्स वो बैंक्स होंगे जो कि किसी फॉरेन कंट्री में इनकॉर्पोरेट किए गए और उनका हेड ऑफिस भी फॉरेन बैंक में है। आगे बढ़ते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स की बात करते हैं। आरआरबी ऑर्डिनेंस वाज प्रोमलगेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन सितंबर 26, 1975। आरआरबी के लिए ऑर्डिनेंस कब आया था? 26 सितंबर 1975 को। ये याद रखना, ये सेटअप करने की डेट नहीं है, ये ऑर्डिनेंस पास होने की डेट है सितंबर 26, 1975। दीज बैंक्स प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जैसा कि नाम ही है रीजनल रूरल बैंक्स, तो बेसिकली कह सकते हो रूरल डेवलपमेंट के लिए ये बैंक्स फोकस्ड है, और जो भी क्रेडिट प्रोवाइड करना है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फैसिलिटी जो प्रोवाइड करनी है वो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को प्रोवाइड करनी है, जो कि हमारे रूरल एरिया में प्रोमिनेंट है। 5 RRBs वर सेटअप ऑन अक्टूबर 2, 1975। सबसे पहले 5 RRB सेटअप किए गए थे। कब सेटअप किए गए थे? 2 अक्टूबर 1975 को। ये डेट भी बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। 2 अक्टूबर 1975 को 5 RRB सेटअप किए गए थे। कहाँ सेटअप किए गए थे ये भी याद रखना है। गोरखपुर, मुरादाबाद, जयपुर, भिवानी, मालदा। ठीक, अच्छे से दिमाग में फिट कर लो इसको। शेयर कैपिटल ऑफ RRBs इज सब्सक्राइब्ड इन द फॉलोइंग मैनर: 50:35:15। ये भी आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में। शेयर कैपिटल का डिवीजन किस मैनर में होता है RRBs का? 50:35:15। 50 वाला जो पोर्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 35 इज फॉर फ्रॉम स्पॉन्सर्ड बैंक्स एंड 15 इज बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये बात हो गई रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। दीज आर रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 एंड आर गवर्नड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये रजिस्टर किस एक्ट में है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में रजिस्टर्ड है, और गवर्न किससे होती है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। दोनों से कंफ्यूज नहीं होना है। रजिस्टर हुई है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, लेकिन गवर्न होती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से। These provide credit facilities to small farmers, salaried employees and small scale industries. किसको क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं? स्मॉल फार्मर्स को, अगेन फोकस्ड ऑन द रूरल एरिया, सैलरीड एम्प्लॉयज़ को
और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। दीज कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर, सबसे पहला आता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, इसको हम एपेक्स बैंक्स बोलते हैं या फिर एपेक्स इंस्टीट्यूशन, टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन होता है ये कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर। 50% टू 90% ऑफ इट्स वर्किंग कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय आरबीआई। इसका जो भी कैपिटल होता है उसका 50 से 90% तक का जो लिमिट होती है वो आरबीआई कंट्रीब्यूट करता है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के बाद आता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। दीज आर द फेडरेशंस ऑफ प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज इन अ डिस्ट्रिक्ट एंड द फंड्स कंसिस्ट ऑफ शेयर कैपिटल, डिपॉजिट्स, लोन एंड ओवरड्राफ्ट। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एस्टैब्लिश्ड हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट लेवल पे एस्टैब्लिश्ड हैं और वो एपेक्स बैंक्स हैं। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एस्टैब्लिश्ड हैं और ये फेडरेशंस हैं प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी के। इनके जो फंड्स हैं वो किससे सम अप होते हैं, शेयर कैपिटल होता है उसमें, डिपॉजिट्स होते हैं, लोन्स या ओवरड्राफ्ट्स, ठीक। तीसरी जो आखिरी बात करते हैं वो करते हैं प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ के बारे में। दीज आर द फेडरेशंस ऑफ प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ इन अ स्पेसिफिक एरिया। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये कन्फाइंड होती हैं किसी पर्टिकुलर एरिया या किसी पर्टिकुलर रीजन या किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में, ठीक है। और बेसिकली अगर इनकी बात करें तो वो उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर रीजन को ही मॉनिटर करती है, वहाँ पर ही क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये याद रहेगा, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट लेवल पे, एपेक्स बैंक बोलते हैं इसको कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर, सेंट्रल वाला होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और प्राइमरी वाले होंगे किसी एक पर्टिकुलर रीजन या किसी एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में। तो ये आज का वीडियो यहाँ सम अप होता है जिसमें हमने हिस्ट्री एंड ग्रोथ की बात कर ली और डिफरेंट क्लासिफिकेशंस की बात की है। नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज important for our examinations. Again a reminder, please share and subscribe the channel and be regular with the channel for all the latest updates. Till then, take care. Thank you.